इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 8 अध्याय 2 और अध्याय का नाम है अदृश्य जीव जगत हमारी आँखों की क्षमता से परे। इस अध्याय की पहले भी हमने 3 वीडियो बनाई हैं और वो सभी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित करते हैं से प्रारंभ करते हैं। क्या हमें अन्य स्थानों पर भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं? आइए इस पर चर्चा करें। क्या आपने कभी नींबू, टमाटर, संतरा या किसी अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ समय के लिए बाहर रखे रहने के बाद सड़ते हुए देखा है? इसमें यहाँ पर ये फल है, इस पर वृद्धि करते हुए सूक्ष्म जीव दिखाए गए हैं। आगे इसमें यदि हाँ तो आपने उन पर पाउडर या रुई जैसी वृद्धि देखी होगी। चित्र 2.9 ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो गए हैं। उसमें क्या होता है भी, वो सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो गए हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये सूक्ष्म जीव कहाँ से आए? ये सूक्ष्म जीव है कहाँ से आए? वे भोजन के संपर्क में कैसे आए? तो इसमें भाई हमने देखा कि नींबू, टमाटर, संतरा आदि कुछ खाद्य पदार्थ है, जब वो बाहर पड़े रहते हैं तो कुछ दिन के बाद में वो सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद में उन पर एक रुई जैसी वृद्धि होती देखी जाती है। और ये क्या चीज़ें? सूक्ष्म जीव हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ से आए और ये भोजन के संपर्क में कैसे आए? यह जिज्ञासा हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, जल में, मृदा में, वायु में और यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थों में भी। इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? हम कहेंगे जल में, मृदा में, वायु में और यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थों में भी। परंतु सूक्ष्म जीव अचार और मुरब्बों को संक्रमित क्यों नहीं करते? अब इसमें ये बालिका है, इसके में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उत्सुकता उत्पन्न होती है कि सूक्ष्म जीव जो है अचार और मुरब्बों को संक्रमित क्यों नहीं करते? क्योंकि अचार और मुरब्बे जो है काफ़ी दिनों तक हम रख सकते हैं। तो इसमें आगे है, ये बालक कहता है क्योंकि आप इसमें नमक या चीनी के साथ कई मसाले मिलाते हैं जो परिरक्षक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। नमक या चीनी की अधिक मात्रा इन जीवाणुओं को पनपने नहीं देती। तो इसमें क्या है भी, अचार है या मुरब्बा है, हम इसमें क्या मिलाते हैं? नमक या चीनी मिलाते हैं। नमक या चीनी क्या काम करते हैं? प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, परिरक्षक का काम करते हैं। और उसमें जो है अचार या मुरब्बा है, उसमें जीवाणुओं को ये पनपने नहीं देती। आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्तियों, तनों, जड़ों तथा अथवा अन्य किसी भाग की सतह पर इन्हें देख सकते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति ही सूक्ष्म जीवों में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। हम सूक्ष्म जीवों को किसी सहायता देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कहाँ देख सकते हैं? पत्तियों में, तनों में, जड़ों में और अन्य किसी भाग की सतह पर। तो ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव भी क्या है? विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ चरम जलवायु परिस्थितियों जैसे गर्म पानी के झरने और बर्फीले ठंडे क्षेत्र और साथ ही साथ साधारण औसत तापमान में भी पाए जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? गर्म पानी के झरनों में, बर्फीले ठंडे क्षेत्रों में और औसत तापमान पर भी जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जीव हमारे शरीर में रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में भी रह सकते हैं और रहते हैं, विशेषकर हमारी आंत में। कहाँ रहते हैं? आंत में। अब ये प्रश्न बन जाता है कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं? हमारी आंत में। आपने कक्षा 7 की पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय जंतुओं में जैव प्रक्रम में पढ़ा होगा कि हमारी आंत में अनेक जीवाणु होते हैं। हमारी आंत में क्या होते हैं भी? अनेक जीवाणु होते हैं।
जो पाचन में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? पाचन में। पौधों और जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीव भी आकार, आमाप और संरचना में भिन्न भिन्न होते हैं। जो पौधे और जंतु हैं उनकी भांति सूक्ष्म जीवों का आकार, आमाप और संरचना जो है भिन्न भिन्न होती है। तालिका 2.1 और 2.2 में आपने विभिन्न आकृतियों के सूक्ष्म जीवों को देखा होगा, गोलाकार, छटाकार अथवा अनियमित। जो सूक्ष्म जीव है उनकी आकृति किस प्रकार की होती है? प्रश्न है, सूक्ष्म जीव की आकृति किस प्रकार की होती है? तो उत्तर है इसका, सूक्ष्म जीव गोलाकार, छटाकार अथवा अनियमित होते हैं। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाती है? वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कैसे सहायता करते हैं? आगे पढ़ेंगे हम इसमें। आगे है सूक्ष्म स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छता में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है पर्यावरण स्वच्छता में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? क्रियाकलाप, आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 2.7 आइए करके देखें। एक खाली पात्र लीजिए और उस उद्यान की मृदा से आधा भर दीजिए। हमने क्या करना है? एक पात्र लेना है या बर्तन लेना है, उसे उद्यान की मिट्टी से आधा भर लेना है। पात्र में फलों और सब्जियों के कुछ छिलके डालिए। फिर हमने क्या करना है? फलों और सब्जियों के कुछ छिलके डालने हैं। इसके पश्चात उस पर मृदा की एक परत बिछाकर उसे और तरफ रख दीजिए। हमने क्या करना है? उसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देनी है, एक परत बिछा देनी है मृदा की और इसको एक साइड में रख देना है। इससे आगे है 2-3 सप्ताह के पश्चात इसमें हुए परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। अब आगे क्या करना है? हमने 2-3 सप्ताह के बाद इसमें जो परिवर्तन होते हैं हमने उसका अवलोकन करना है। क्या आपको पात्र में रखी सामग्री में कोई अंतर दिखाई देता है? ये देखना है भी जो सामग्री हमने पात्र में पहले डाली थी या रखी थी, क्या हमें उसमें कोई बदलाव दिखाई देता है? आप पाएंगे कि फलों और सब्जियों के छिलके गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो गए हैं। इसमें क्या है? 2-3 सप्ताह के बाद में हम देखेंगे कि फल और सब्जियों के जो छिलके थे वो जो है गहरे रंग में बदल गए हैं। यह एक प्रकार की खाद है। ये क्या चीज़ है? खाद है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है और ये पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में से सहायता मिलती है। परंतु फलों और सब्जियों के छिलके खाद में कैसे परिवर्तित हुए? इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, खाद बनाकर पोषक तत्वों का पुनः चक्रण। तो इसमें यहाँ पर इसके अंदर फलों के छिलके, गोबर इत्यादि डाल दिए गए हैं और इससे क्या है? फिर खाद बन जाती है और इस तरह से जो पोषक तत्व हैं उनका पुनः चक्रण हो जाता है। क्रियाकलाप 2.6 आपने देखा कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव कवक और जीवाणु, पादप, अपशिष्ट पर क्रिया करते हैं। मिट्टी में क्या है? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। कवक और जीवाणु पादप अपशिष्ट पर क्रिया करते हैं और धीरे धीरे उसे सरल पोषक तत्वों में से भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि जो खाद है वो किस तरह से तैयार होती है, या सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों को खाद में किस तरह से बदलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर क्या क्या कहेंगे इसको? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कवक और जीवाणु पादप अपशिष्ट पर क्रिया करते हैं और उसे धीरे धीरे सरल पोषक तत्वों में से भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। आपने अपने विद्यालय में या अपने घर के पास के खेत में माली को सूखे पत्तों और पादप अपशिष्ट को एकत्र करके गड्ढों में डालते देखा होगा। क्या अब आप समझ गए हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा प्राकृतिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है भी, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या सूखे पत्ते हैं उनको क्या है? गड्ढों में डाल दिया जाता है, गड्ढे में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा गल सड़कर खाद में बदल जाते हैं और से क्या होती है? प्राकृतिक खाद भी कहते हैं हम इसको। हमारी वैज्ञानिक परंपरा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों विशेषकर वेदों में कृमि शब्द का उल्लेख किया जाता है। किसका उल्लेख किया जाता है? कृमि का, जिसका अर्थ है विभिन्न सूक्ष्म जीव। कृमि का अर्थ क्या है? विभिन्न सूक्ष्म जीव। इनमें दृश्य और अदृश्य दोनों सम्मिलित हैं। जो सूक्ष्म जीव दृश्य भी होते हैं और अदृश्य भी होते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में उनके लाभकारी और हानिकारक प्रभावों का उल्लेख है। अथर्व
वेद में भी कृमि का उल्लेख है। तो प्यारे बच्चों, इसमें अथर्ववेद, वेद है हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें इसका भी उल्लेख है। यदि आप अपने आसपास ध्यानपूर्वक देखें तो आपको अप सहित होते पौधे और पात्रों में भंडारित तथा उद्यान में गिरी पंक्तियां दिखाई दे सकती हैं। भाई यदि हम अपने आसपास देखें या किसी बाग बगीचे में जाएं तो वहाँ पर क्या है, अपक्षयित होते पौधे, और जो पौधे हैं जो अपक्षयित यानी गल सड़ रहे हैं, और पात्रों में भंडारित अथवा उद्यान में गिरी पत्तियां दिखाई दे सकती हैं, जो कुछ समय पश्चात विघटित होकर लुप्त हो जाती हैं। कुछ समय के बाद में क्या है, वो विघटित हो जाती हैं और धीरे धीरे जो है लुप्त हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्मजीव गिरी हुई पत्तियों के जटिल पदार्थों को पोषकों से समृद्ध अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, गिरी हुई पत्तियों के जटिल पदार्थों को पोषकों से समृद्ध अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया विघटन कहलाती है। इसको क्या कहेंगे, विघटन। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं एवं पौधे के उत्तम विकास में सहायक होते हैं। इस तरह से जो पत्तियां हैं या और अपशिष्ट पदार्थ हैं रसोई में के फल है, सब्जियां आदि, तो क्या है, पोषक तत्वों के द्वारा धीरे धीरे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, और ये सभी पोषक पदार्थ वापस मिट्टी में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, एवं पौधों के उत्तम विकास में सहायक होते हैं। सूक्ष्मजीव मृत जंतुओं के शरीरों को भी विघटित करते हैं। सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, मृत जंतुओं के शरीरों को भी विघटित करते हैं। अतः सूक्ष्मजीव अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रकृति में वापस लौटाने में सहायता करते हैं, पुनः चक्रण में भी सहायता करते हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण इसमें आ गया खाद का निर्माण इष्टतम तापमान और उच्च नमी के स्तर पर होता है। तो इस तरह यहाँ पर इसके अंदर जो है सूक्ष्म जीवों का महत्व यानी उसके लाभ बताए गए हैं। भी सूक्ष्म जीव जो है खाद बनाने में सहायता करते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको पुनः चक्रण कर देते हैं, मिट्टी मिल जाते हैं। जो मृत जीव जंतु हैं उनके शरीर हैं उनको विघटित कर देते हैं आदि। क्या यह रोचक नहीं है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि जीवाणु और कुछ कवक सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार क्या हैं भी, जीवाणु और कवक। इसमें प्रश्न बन जाता है सूक्ष्म जीवों के प्रकार लिखो, हम लिखेंगे जीवाणु और कुछ कवक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये उपयोगी जीवाणु गोबर जैसे जंतु अपशिष्टों को भी विघटित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.7 से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि सूक्ष्मजीव न केवल पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं अपितु अपशिष्टों को विघटित करके हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ करते हैं। तो सूक्ष्मजीवों के लाभ भी है, भी सूक्ष्मजीव जो है न केवल पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं परंतु अपशिष्ट को विघटित करके हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाते हैं। अब विचार करें यदि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव न होते तो क्या होता। हम आगे सोचते हैं भी यदि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव न होते तो फिर क्या होता। यहाँ पर एक सोपान ऊपर बायोगैस के स्रोत के रूप में सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक जैसे कई सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन रहित वातावरण में निवास करते हैं। इनमें से कुछ जीवाणुओं में पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट जल में उपस्थित पादप और जंतु अपशिष्ट को विघटित करने की क्षमता होती है। तो इसमें क्या, अपशिष्ट जल में उपस्थित पादप और जंतु अपशिष्ट को विघटित करने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। इस प्रक्रिया के समय वे गैसों के ऐसे मिश्रण को निर्मुक्त करते हैं जिसे बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस क्या चीज़ है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर इत्यादि हैं वो क्या है सूक्ष्म जीवों के द्वारा गल जाते हैं या सड़ जाते हैं और उससे एक प्रकार की गैस उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा उच्च अनुपात में एक अन्य मीथेन से मिलकर बनती है। बायोगैस में क्या होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक होती है भी अन्य गैस मीथेन। इस गैस का उपयोग खाना पकाने, तापन, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए ईंधन के स्रोत में भी किया
जाता है। यहाँ प्रश्न बन जाता है भी बायोगैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे बायोगैस का उपयोग खाना पकाने में, तापन में, बिजली उत्पादन में और यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए भी ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें है आगे वैज्ञानिक परिचय। आनंद मोहन चक्रवर्ती एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन किया। वर्ष 1971 में उन्होंने एक विशेष जीवाणु विकसित किया जो तेल रिसाव को विघटित कर सकता था एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकता था। उनकी खोज को वर्ष 1980 में पेटेंट प्राप्त हुआ। क्या कब प्राप्त हुआ अभी? 1980 में पेटेंट प्राप्त हुआ। वो वैज्ञानिक का नाम है, महान वैज्ञानिक आनंद मोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है अभी? आनंद मोहन चक्रवर्ती। पेटेंट किसी व्यक्ति को दिया गया एक कॉपीराइट है ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसके आविष्कार की नकल, उपयोग या बिक्री न कर सके। पेटेंट किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पर पेटेंट की परिभाषा दी गई है। पेटेंट किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को दिया गया कॉपीराइट है, कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसके आविष्कार की नकल, उपयोग या बिक्री नहीं कर सकता। उनके शोध कार्य ने दिखाया कि प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जो उन्होंने शोध किया था उन्होंने बताया भी कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। उन्हें विज्ञान में उनके योगदान और सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए स्मरण किया जाता है। उनका योगदान क्या है भी? सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा पर्यावरण की रक्षा, इसके लिए उनको क्या है? स्मरण किया जाता है। आपके विचार में सूक्ष्म जीवों की सहायता से और कौन कौन सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, शेष इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।